नमस्कार। इतिहास पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का डिजिटल कक्ष में स्वागत है। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के नाम से जो प्रसिद्ध था, उसके जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। विगत व्याख्यान में उसका प्रारंभिक पारिवारिक परिचय आपको बताया जा चुका है। अब इस व्याख्यान में उसकी प्रारंभिक विजयों और दिग्विजय नीति और साथ साथ दिग्विजय नीति की समालोचना करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वीराज का अल्पायु में गद्दी पर बैठने से उसके निकट संबंधियों ने भी लाभ उठाना चाहा। अतः पृथ्वीराज के समक्ष सबसे पहली समस्या विद्रोही परवारीजनों का दमन करना था। पृथ्वीराज के चाचा अपर गांगेय ने तब राज्य हस्तगत करने के लिए विद्रोह कर दिया था, लेकिन पृथ्वीराज ने शीघ्र ही बड़ी सूझबूझ से इस विद्रोह को निर्ममतापूर्वक कुचलते हुए अपने चाचा अपर गांगेय को अपने साथियों सहित कैद कर लिया था, फिर उसे मृत्युदंड दिया। द्वितीय जो विद्रोह इसके समय में होता है वो नागार्जुन का विद्रोह है। उसका भी पृथ्वीराज ने निर्मम दमन किया। अपर गांगेय के मृत्युदंड से क्रोधित होकर उसके छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। यह घटना लगभग 1180 ईस्वी के आसपास की रही होगी। जयानक भट्ट सूचित करते हैं कि पृथ्वीराज के उत्तराधिकारी नागार्जुन ने कड़ी चुनौती दी थी, तथापि उसने गुड़पुर नामक नगर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वहाँ पर वह पृथ्वीराज की घेरेबंदी में फंस गया। कुछ समय घिरे रहने पर वह अपनी जान बचाकर भाग निकला, किंतु उसके सभी सगे सहयोगी कैद कर लिए गए। उसके बाद भी नागार्जुन के देवभट्ट नामक किसी अधिकारी और उसके सैनिक साथियों ने जारी रखा, लेकिन वे सभी एक एक कर पकड़े गए और उनके शीश यानी सिर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के दरवाजे के बाहर लटका दिए गए। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक के मतानुसार अपने शत्रुओं के शवों के प्रति इस प्रकार के प्रदर्शन मुस्लिम शासकों में तो बहुत व्यापक थे, किंतु वे हिंदू राजाओं की युद्ध संहिता के बाहर थे। ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज वैसा कर सबके सामने यह उदाहरण उपस्थित करना चाहता था कि सभी विद्रोहियों को उनकी जैसी ही नियत होगी। इस युग के इतिहास में कुछ ऐसे नृशंस उदाहरण और भी मिलते हैं, किंतु संभव है कि वे क्रूरताएं तुर्क प्रभाव के परिणाम स्वरूप रही हों। द्वितीय जो प्रारंभिक विजयों में जिस विजय की हम चर्चा करना चाहेंगे वो भाड़ानकों पर विजय का उल्लेख अनिवार्य हो जाता है। पृथ्वीराज के राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित भाड़ानक क्षेत्रों पर विद्रोह हो रहे थे। भाड़ानक सतलज प्रांत से आने वाली एक जाति थी जो हिसार तथा गुड़गांव जिले के आसपास बस गई थी। इसका प्रभाव अलवर, भरतपुर तथा मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा, पद्म प्रभ सूर्य और जिनपति सूर्य नामक दो जैन आचार्यों के शास्त्रार्थ की चर्चा करते हुए जिनपति सूर्य के दो श्लोकों का हवाला देते हैं, जो पृथ्वीराज भाड़ानकों पर विजय की प्रशंसा में 1182 ईस्वी में लिखे गए थे। पृथ्वीराज द्वारा पराजित भाड़ानकों का उस समय शासक साहड़पाल था, जिसका आधारपुर से एक अभिलेख मिला है। पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति की भी चर्चा की जाए तो दिग्विजय नीति के संदर्भ में जब विद्रोही दमन की प्रारंभिक सफलता ने पृथ्वीराज के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया तो उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगीं। अतः उसने दिग्विजय नीति को स्वीकार कर लिया और दिग्विजय नीति के संदर्भ में चंदेल राज्य पर उसने विजय हासिल करने का प्रयास किया। जिनपाल कृत खरतर गच पट्टावली के अनुसार सन 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज दिग्विजय में लगा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम चौहान राज्य के पूर्व में स्थित महोबा के चंदोलों को परास्त करने का निश्चय किया। उस समय चंदेल राज्य में बुंदेलखंड, वर्तमान जो बुंदेलखंड है उसमें, जिसे उस समय जेजाक भुक्ति कहा जाता था, और महोबा आदि का क्षेत्र सम्मिलित था। उस समय वहाँ परमर्दी देव या परमाल नाम का शासक शासन कर रहा था। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में चंदेल राज्य पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज रासो तथा आल खंड से ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चंदेल क्षेत्रों को चीरता हुआ केवल सिरसागढ़ और महोबा तक ही नहीं पहुंचा, अपितु उसकी सेनाओं ने कालंजर दुर्ग को घेर कर
परमर्दी देव को भी पकड़ लिया और उसे बंदी बनाकर पृथ्वीराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस युद्ध में आला और उदल नामक बनाफर सरदारों ने के साथ गाढ़वाल राजा जयचंद्र की एक सैनिक टुकड़ी ने भी चंदेलों की सहायता की थी। आलाखंड में वर्णित इस चंदेल चौहान युद्ध के मूल कारण तथा उसकी लड़ाइयों के विवरणों का उल्लेख काव्यात्मक और अनैतिहासिक कल्पनाएं प्रतीत होती हैं, किंतु अभिलेखीय प्रमाणों में उसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। मदन वर्मा के मऊ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि परमर्द देव तथा जयचंद्र घनिष्ठ मित्र थे। ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल ही संभव नहीं है कि चंदेल ने चौहान आक्रमण के समय परमर्द देव की सहायता की हो। 1182 ईस्वी के मदनपुर से प्राप्त अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज ने झेजाग भुक्त को लूटने और वीरान बना देने का कार्य किया। परमर्द देव की हार का वर्णन चिंतामणि और सारंगधर पद्धति में भी मिलता है। उसमें यह लिखा है कि परमर्द देव ने अपने दांतों में तृण दबाते हुए आत्मसमर्पण कर अपने आप को बचाया। ऐसा प्रतीत होता है कि जेजाग भुक्ति पर पृथ्वीराज के आक्रमण का कोई स्थायी प्रमाण नहीं हुआ, क्योंकि 1-2 वर्षों के भीतर ही कालिंजर और महोबा दोनों ही स्थानों पर परमर्द देव के राजनीतिक अधिकार के सूचक अभिलेख मिलते हैं। इसी श्रृंखला में पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति की श्रृंखला में चालुक्यों से संघर्ष भी उल्लेखनीय है, जिसके संदर्भ में पृथ्वीराज रासो तथा खरतरगच पट्टावली में अनिलवाड़ के राजा भीम द्वितीय के संघर्ष के छोटे छोटे उल्लेख कई स्थानों पर मिलते हैं, लेकिन उन सब का विश्लेषण करने के बाद भी वास्तविक तथ्यात्मक विवरण को निश्चित क्रम के साथ निर्धारित करना कठिन है। चंदवरदाई अपने विवरण में दोनों पक्षों के बीच होने वाले संघर्षों की तिथि, उनके ब्यौरों और उनके अंतिम परिणाम के बारे में विचित्र ढंग का घालमेल उत्पन्न करते हैं, जिनके अनुसार चौहान दरबार में अपने कुछ स्वजनों के मारे जाने से अप्रसन्न होकर चालुक्य राज भीम द्वितीय ने चौहान राज पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में सोमेश्वर को मार डाला, तथापि नागौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तदंतर पृथ्वीराज ने चालुक्य राज भीम द्वितीय को युद्ध में मार डाला और नागौर को पुनः अपने कब्जे में कर लिया। इस विवरण को स्वीकार कर पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रथमता ना तो सोमेश्वर की मृत्यु से पूर्व भीम अनिलवाड़ का राजा हुआ था, तथा दूसरे ना तो सोमेश्वर उसके हाथों मारा गया। चालुक्यों के इतिहास में हमें भली भांति जानकारी है कि चौहान चालुक्य संघर्ष की संभावित तिथि 1184 ईस्वी के बाद भी लगभग आधी शताब्दी तक भीम द्वितीय गुजरात का शासक बना रहा। अतः राय पिथौरा के हाथों युद्ध में मारे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः चंदवरदाई के इस विवरण के बारे में केवल इतना कहा जा सकता है कि चंदवरदाई को चौहान चालुक्य संघर्ष की मूल ऐतिहासिक जनश्रुति ज्ञात थी, जिसमें घटनाओं को अपने मन से उसमें भर दिया था। बेरावल प्रशस्ति चौहान चालुक्य संघर्ष में पृथ्वीराज चौहान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है कि भीमदेव का जगत देव प्रतिहार नामक मंत्री पृथ्वीराज की कमल रूपी रानियों के लिए चंद्रमा के समान था। प्रहलादन देव द्वारा लिखित नाटक पार्थ पराक्रम व्यायोग का विवरण सर्वाधिक सत्य प्रतीत होता है कि जांगल देश के राजा ने आबू के परमार सामंत धारावर्ष पर एक बार रात्रि में धावा बोला था, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। अब दिग्विजय नीति के संदर्भ में अगले क्रम में चौहान गढ़वाल बेमनस आता है। इसी संदर्भ में हम आगे संयोगता स्वयंवर की भी चर्चा करेंगे। जिस प्रकार पृथ्वीराज के राज्य के दक्षिणी शत्रु चालुक्य थे, उसी प्रकार उत्तर पूर्व में उनके शत्रु कन्नौज नरेश गढ़वाल शासक थे। जनश्रुतियों में पृथ्वीराज के जिन विजयों की अपेक्षा कन्नौज के गाढ़वाल राजा जयचंद से उसके संबंधों तथा मोहम्मद गोरी से उसके युद्धों की ही सर्वाधिक चर्चाएं मिलती हैं। दिल्ली पर अधिकार को लेकर चौहान गढ़वाल बेमनस से एक आधार मूलभूत घटना बन गई थी। फलता विग्रहराज चतुर्थ और कन्नौज के विजय चंद्र में युद्ध हुआ था, जिसमें विजय चंद्र को परास्त होना पड़ा था। कालांतर में जयचंद और पृथ्वीराज के बीच भी दिल्ली को लेकर बेमनस विद्यमान रहा। दोनों ने एक दूसरे को परास्त करने की योजनाएं बना रहे थे, लेकिन जब पृथ्वीराज ने नागार्जुन भांडानकों और चंदेलों को हरा दिया तो जयचंद में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना बलवती हो गई। पृथ्वीराज की सफलताएं जयचंद के लिए चुनौती के साधन थे।
यदि पृथ्वीराज दिग्विजय की अभिलाषा की पूर्ति में कन्नौज राज्य को अपने राज्य का अंग बनाना चाहता था, तो जयचंद भी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं में आकंठ डूबा था तथा पृथ्वीराज को तुच्छ सिद्ध करना चाहता था। दोनों के वैमनस्य का तत्कालिक कारण पृथ्वीराज रासो संयुक्ता स्वयंवर को मानता है, जिसका संक्षिप्त विवरण यहाँ मैं बताना आवश्यक समझता हूँ। तो संयुक्ता स्वयंवर की जानकारी के स्रोतों में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जिसका 45वां से 50वां समय जो है वो सुरजन चरित का 10वां व 13वां अध्याय तथा आयने अकबरी प्रमुख हैं, जबकि संयुक्ता की कथा प्रबंध चिंतामणि, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय जैसे ग्रंथों में नहीं मिलती है। कथा का सारांश संक्षेप में यह है कि जयचंद्र की अवहेलना के बावजूद उसकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। अपने वैमनस्य के कारण जयचंद्र ने संयोगिता का विवाह अन्य किसी राजा के साथ करने की योजना बनाई तथा इसी उद्देश्य से राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया तथा उसके साथ साथ संयोगिता के स्वयंवर को भी करने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ का स्वयंवर में कई राजा महाराजा आमंत्रित किए गए, परंतु पृथ्वीराज को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। जयचंद इतने से ही संतुष्ट नहीं था, अतः उसने पृथ्वीराज को और अधिक अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज की लोहे की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर खड़ी कर दी। जब स्वयंवर के समय उपस्थित राजा महाराजा संयोगिता द्वारा वर चुने जाने की प्रतीक्षा में थे, तभी राजकुमारी संयोगिता ने अपने प्रेमी पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज भी उसी समय अपने सैन्य बल सहित स्वयंवर स्थल पर पहुंच गया तथा कुशलतापूर्वक संयोगिता को उठाकर चला गया। पीछे से जयचंद्र ने अपने सैनिकों की राजकुमारी को वापस लाने के लिए दौड़ाया, जो एक एक करके अपने स्वामी के लिए चौहान सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए तथा पृथ्वीराज सकुशल संयोगिता को अपनी राजधानी ले गया, जहां उसने उसके साथ विवाह कर लिया। संयोगिता स्वयंवर की ऐतिहासिकता पर भी विचार करना समीचीन प्रतीत होता है। तो पृथ्वीराज रासों में वर्णित संयुक्ता स्वयंवर की उक्त कथा की ऐतिहासिकता पर विद्वान एक मत नहीं है। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी तथा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इस कथा पर संदेह प्रकट करते हुए यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं कि यह संपूर्ण कथा काल्पनिक है। उनका कहना है कि संयुक्ता का वर्णन जयचंद के शिलालेखों तथा रंभा मंजरी में नहीं मिलता, अतः उनके अनुसार संपूर्ण कथा 16वीं शताब्दी के किसी भाट की रचना मात्र है। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी लिखते हैं कि पृथ्वीराज के युग में राजसूय यज्ञ संयोगिता स्वयंवर प्रथा समाप्त हो गई थी। उनका यह भी मानना है कि जयचंद की राज सीमाएँ इतनी अधिक विस्तारित नहीं थीं कि उसे राजसूय यज्ञ करने की आवश्यकता हो। इन तर्कों के आधार पर संयुक्ता स्वयंवर एवं विवाह की घटना को प्रेमाख्यान कहा जा सकता है और आर.एस. त्रिपाठी ने भी यही कहकर इसे टाल दिया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस कथा को प्रेम प्रधान स्वीकार करते हुए यह लिखते हैं कि वेरी रोमांटिक इंडीड, बट सच थिंग्स डू समटाइम्स हैपन इन एक्चुअल लाइफ। आशय यह है कि प्रेम जीवन का एक अंग है तथा वह सत्य और वास्तविक है। वे आगे लिखते हैं कि हमीर महाकाव्य में यदि संयुक्ता का वर्णन नहीं है तो उसमें पृथ्वीराज के जीवन के साथ सर्वमान्यता प्राप्त अन्य घटनाएं जैसे नागार्जुन, परमर्ददेव तथा भाणानकों की विजय आदि भी नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उक्त घटनाएं पृथ्वीराज से संबंधित नहीं है। रंभा मंजरी में संयुक्ता स्वयंवर का वर्णन ढूंढना व्यर्थ है, जबकि उसमें दिए गए मदन वर्मा का वर्णन कालक्रम की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता। सी.वी. वैद्य ने संयुक्ता स्वयंवर को सत्य स्वीकार करते हुए लिखा है, दिस स्टोरी इज टू enchanting to be true, but it is difficult to reject it altogether as some do, and we believe that Prithviraj, to whom Sanyogita must have communicated her love like Juliet by a sudden raid on Kannauj, must have carried her off. यदि इस पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेमाख्यान के कुछ अंश को छोड़ दें तो मूलभूत आधारों में कोई अनैतिहासिक बात नज़र नहीं आती है। पृथ्वीराज की मूर्ति
स्वयंवर स्थल के दरवाजे पर खड़ी करना राजपूत परंपरा के अनुकूल था, जबकि एक राजपूत वंश दूसरे को अपमानित करना चाहता था, तो ऐसा किया जाता था। राजपूत शासक दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान के उत्सव पर अपने शत्रु गुर्जर राज तथा अन्य राजाओं की मूर्तियां अपमानित करने के उद्देश्य से स्थापित की थीं। इसी प्रकार चालुक्यों को सामंत राष्ट्रकुल शासक इंद्रमंडप से चालुक्य राजकुमारी को बलात् ले गया था। अतः पृथ्वीराज के संबंध में उक्त घटना को कपोल कल्पना कहना उचित न होगा। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने पृथ्वीराज के युग में राजसूय यज्ञ का प्रचलन होना नहीं बताया है। उसे भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उसके समय के 500 वर्ष बाद भी प्रतिभा संपन्न शासक ऐसे यज्ञ करते रहते थे। जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में राजसूय यज्ञ किया था। अतः जयचंद द्वारा राजसूय यज्ञ किया जाना आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। स्वयंवर प्रथा भी अपनी क्षीण गति से उस समय चल रही थी। अतः 1125 ईस्वी के विक्रमदेव चरित में स्वयंवर का उल्लेख मिलता है। इसीलिए चंद्रशेखर ने अपने सुरजन चरित तथा अबुल फजल ने आईने अकबरी में संयुक्ता स्वयंवर को ऐतिहासिक घटना के रूप में चित्रित किया है। नवीन विचारों की दृष्टि से हाल ही में डॉक्टर रामशरण शर्मा ने अपने एक व्याख्यान में संयुक्ता को भूमि की एक किस्म के रूप में बताते हुए कहा कि जिस प्रकार मौर्य युग में सीता राजकीय भूमि हुआ करती थी, उसी प्रकार पृथ्वीराज जयचंद के समय में संयुक्ता भूमि का एक विशिष्ट क्षेत्र अथवा दोनों राज्यों के मध्य का क्षेत्र हो सकता है, जिसके लिए संघर्ष हुआ हो तथा कालांतर में चारणों ने उसे एक प्रेमाख्यान के रूप में मानवीकृत करते हुए लिख डाला हो। कुछ भी हो, समाजता परंपरा से मान्यता प्राप्त घटना पर संदेह करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः संयुक्ता स्वयंवर को ऐतिहासिक माना जाना चाहिए। अब पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति की जो समीक्षा है उसको भी हमें चर्चा करना चाहिए। पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति भविष्य की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होती है। यद्यपि अपने शत्रुओं के दमन के पश्चात चौहान राज्य के आतंक को बनाए रखने के लिए अथवा राजनैतिक प्रभुत्व की स्थापना की दृष्टि से कुछ हद तक उचित कही जा सकती है, परंतु जब हम उसकी दिग्विजय नीति की पूर्ण पर्यालोचना करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चौहान राज्य के लिए स्थायी रूप से हितकारी सिद्ध नहीं हुई। डॉक्टर दशरथ शर्मा पृथ्वीराज की महोबा विजय का मूल्यांकन करते हुए ठीक ही लिखते हैं, द परमानेंट रिजल्ट thus was only the addition of one more individual to rank of Prithviraj's bitter enemies. It brought the Chandelas and the Gadwalas together, thus obliging Prithviraj to increase his military expenditure and more than effective and financial advantage that might have occurred to him. इसमें चंदेल तथा गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एकजुट हो गए। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान को इनके गठबंधन को ध्यान में रखते हुए अपना सैनिक बजट बढ़ाना पड़ा तथा विजयों से होने वाले उसके विशुद्ध लाभ कम हो गए। उधर दूसरी ओर चालुक्य राज भीम द्वितीय से भी पृथ्वीराज स्थायी रूप से अपने राज्य में कोई नया क्षेत्र सम्मिलित नहीं कर सका। गुजरात अभियान से चौहान चालुक्य वैमनस्य में नई धार और आ गई, जिसका दुखद परिणाम यह हुआ कि तदंतर गोरी के आक्रमण के समय चालुक्य शक्ति तटस्थ बनी रही, जबकि उत्तर भारत की संयुक्त शक्ति तत्कालीन इतिहास को नया मोड़ दे सकती थी। इस प्रकार पृथ्वीराज ने अपनी इस दिग्विजय नीति के चलते अपने अधिकांश पड़ोसी राज्यों को अपना शत्रु बना लिया। समाजतः इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति दूरदर्शिता से शून्य थी। इसी प्रकार आगे अगर उसकी उपलब्धियों में देखा जाए तो तरावणी या तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो भी उसकी उपलब्धियों का एक साक्ष्य है, किंतु प्रथम युद्ध के बाद भी वो जो है सतर्क नहीं हो सका और उस तरह का बंदोबस्त करने में असफल रहा या उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। परिणामतः उसे तरावणी तराइन के द्वितीय युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इस व्याख्यान को यहीं तक रखेंगे और अगले व्याख्यान में हम पृथ्वीराज
तृतीय की जो मोहम्मद गोरी के साथ दो लड़ाइयाँ हुई, इनमें उसकी हार के जो कारण है उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।